जी अस्सलाम वालेकुम शहीर। आप मुझे एक बात बता दो कि आपको आवाज़ क्लियर आ रही है? कोई आवाज़ का इशू तो नहीं है? ओके चलें, थैंक यू। स्टार्ट करें? अभी बच्चे आई थिंक 7 पार्टिसिपेंट्स हैं, 1-2 मिनट रुक जाते हैं, बच्चे आ जाएं सारे। चलें, आई थिंक स्टार्ट करते हैं। बच्चे फिर जैसे जैसे आते जाएंगे मैं उनको इंडक्ट करता जाऊंगा। तो आज का हमारा टॉपिक है सिविल मिलिट्री रिलेशंस। अच्छा, मुझे बता दें कि आवाज़ मेरी बिल्कुल क्लियर है? आज मैंने माइक चेंज किया तो उसकी वजह से कोई इशू तो नहीं आ रहा? कमेंट सेक्शन में मुझे बता दें। चलें, चलें ठीक है। अच्छा, सिविल मिलिट्री रिलेशंस पर्सनली मेरा ये बड़ा फेवरेट टॉपिक है। मुझे ये पढ़ने में और पढ़ाने में बड़ा मज़ा आता है। और आजकल पब्लिक डिस्कोर्स का भी काफ़ी ज़्यादा हिस्सा है ये। मिलिट्री के जो रोल है इन पॉलिटिक्स, मिलिट्री का रोल इन पॉलिसी मेकिंग, मिलिट्री का रोल जर्नली वो काफ़ी ज़्यादा आजकल सोसाइटी में डिस्कस हो रहा है। उस पे डिबेट्स होती हैं, पब्लिक स्फेयर जो है उसमें काफ़ी ज़्यादा इसको डिस्कस किया जाता है। तो इस पर 2024 में क्वेश्चन आ चुका है, जिसमें प्रैग्मेटिक सिविल मिलिट्री रिलेशन इन द लेंस ऑफ पाकिस्तान स्टैंडिंग इन साउथ एशिया, उसकी बात की गई है। तो 2024 पाकिस्तान अफेयर्स में इस पे क्वेश्चन आया था। और बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि इस पे 2025 में भी क्वेश्चन आएगा, क्योंकि ये जस्ट बिकॉज ये टॉपिक जो है ये आजकल इतना ज़्यादा इन है।
तो पब्लिक डिस्कोर्स का हिस्सा है। तो इसको आपने अच्छे से कर लेना है, और इस पे अगर क्वेश्चन आता है तो मैंने आज का जैसा लेक्चर प्रिपेयर किया है आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इस पे किसी किस्म का भी जो क्वेश्चन आ जाए, किसी भी एंगल से आ जाए, वो आप इसको ना सॉल्व कर सकेंगे। अच्छा चलें स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट में सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अब ना जब भी मैं अब लेक्चर दिया करूंगा तो उसमें मैं आपको पेपर अटेम्प्टिंग टेक्निक्स का भी ना एक कुछ टिडबिट्स आपको देता रहा करूंगा कि किस तरीके से जो पेपर अटेम्प्टिंग है ना उसको बेहतर किया जा सकता है। तो आज के लिए जो मेरे पास टिप है वो ये है कि जिस तरह हम इंट्रोडक्शन लिखते हैं ना, इंट्रोडक्शन हेडिंग देते हैं, तो इंट्रोडक्शन की हेडिंग दे के, ठीक है, अगर हम इंट्रोडक्शन की यहाँ पे इंट्रोडक्शन की हेडिंग दे फिर डैश लगाएं, उसके बाद अगर कोई हम बहुत कैची सी लाइन लिखते हैं ना, जैसे कि मैंने ऊपर लिखी है क्वेस्ट फॉर एन आइडियल बैलेंस, ठीक है, इस तरह की लाइन हम लिख दे तो वो बड़ा अच्छा इंप्रेशन जाता है। उससे इंट्रोडक्शन आपका किस बारे में है वो सारा कुछ जो है ना वो क्लियर हो के ना एग्जामिनर के सामने आ जाएगा। जैसे मैंने उस दिन इकोनॉमी का पढ़ाया था, उसमें आप लिख सकते हैं इकोनॉमी द फीनिक्स विच नेवर राइजेस। इसी तरीके से क्वेस्ट फॉर एन आइडियल बैलेंस, ये सिविल मिलिट्री रिलेशंस का लिख सकते हैं। ये इस तरह के जो आपको कैची वर्ड्स हैं ये न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स में मिलते रहते हैं, और जो जो मुझे मिलेगा, जो जो अच्छा मुझे लगेगा वो मैं आपके साथ शेयर करता रहूंगा। लेकिन आप भी खुद जब भी न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, आर्टिकल्स पढ़ते हैं, या कोई फेसबुक चला रहे हैं, ट्विटर चला रहे हैं, उधर आपके सामने कोई पोस्ट आती है उसमें कोई अच्छे लाइन है तो वो आपने लिख लेनी। और इसके अलावा जो आपका इंट्रोडक्शन है ना वो भी इतना आपका स्ट्रॉन्ग वर्डेड होना चाहिए, इतना ज्यादा कोहेरेंट, इतना ज्यादा उसकी जो उसकी जो आर्टिकुलेशन है और उसका जो रेटरिक है वो बड़ा अच्छा होना चाहिए। ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे एक इंट्रोडक्शन आपको ना सैंपल इंट्रोडक्शन यहाँ पे लिख के दिया है, इसको आपने जब मैं नोट्स भेजूंगा इसको पढ़ लेना है। इस तरीके का जब इंट्रोडक्शन हम लिखते हैं ना तो हमने इंट्रोडक्शन प्रिपेयर किया होता है, ये एग्जामिनर पे बड़ा अच्छा इंप्रेशन जाता है कि हाँ इस बच्चे के पास अमूमन वो क्या करते हैं कि पढ़ते इंट्रोडक्शन ही है, उससे आगे वो हेडिंग्स पढ़ेगा या कुछ आपने अगर मार्कर यूज किया है, कुछ ऐसा ऐसी चीजें यूज की है तो वो उनको पढ़ लेगा। तो अगर आपने इंट्रोडक्शन में ही अपनी जो बेस्ट ऑफ एबिलिटी है वो दिखा दी तो आपका जो है ना मार्क्स अच्छे आने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाएंगे। अंडरस्टैंड? तो अच्छा आप शुरू करते हैं। सिविल मिलिट्री रिलेशंस, सैमुअल पी हंटिंगटन, इसका किस किस को पता है? सैमुअल पी हंटिंगटन जिसने बुक भी लिखी थी क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस एंड द रीमेकिंग ऑफ वर्ल्ड ऑर्डर, किसी ने इसका पहले नाम सुना? हाँ जी, अच्छा। अच्छा इन्होंने इन्होंने सैमुअल पी हंटिंगटन ने सिविल मिलिट्री रिलेशन की एक दी है डेफिनेशन। उस डेफिनेशन को आप मैं आपको पढ़ता हूँ और आपको ना उससे जो इंट्रोडक्शन है वो आपको ना हो जाएगा कि सिविल मिलिट्री रिलेशंस होते क्या है। तो सैमुअल पी हंटिंगटन कहते हैं कि द रिलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर एंड इन्फ्लुएंस, ठीक है, दो चीजों का पावर और इन्फ्लुएंस बिटवीन सिविलियन गवर्नमेंट एंड मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट इन अ स्टेट, ठीक है। तो क्या है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर जो है ना और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इन्फ्लुएंस बिटवीन सिविलियंस एंड मिलिट्री, उसको क्या कहते हैं? वो क्या होता है, वो सिविल मिलिट्री रिलेशंस को डिफाइन करते हैं, ठीक है। और विद अ फोकस ऑन इंश्योरिंग दैट मिलिट्री पावर इज इफेक्टिवली सबऑर्डिनेटेड टू सिविलियन अथॉरिटी, ठीक है। ये क्या है कि ये एक सिविल मिलिट्री रिलेशंस की डेफिनेशन है। अब इसी से मैंने ये जो लाइन लिखी है ना क्वेस्ट फॉर एन आइडियल बैलेंस, तो जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है और इन्फ्लुएंस है बिटवीन सिविलियन गवर्नमेंट्स एंड मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट, वो एक क्या है कि उसमें एक बैलेंस मेंटेन होना चाहिए। जो पावर है वो मिलिट्री की साइड पे ज्यादा टिल्ट ना करे, ठीक है, इन्फ्लुएंस भी मिलिट्री की साइड पे ज्यादा टिल्ट ना करे। और ऐसा भी ना हो कि सिविलियन गवर्नमेंट इतनी स्ट्रांग हो जाए, इतनी ज्यादा इफेक्टिव, इतनी ज्यादा वो ताकतवर हो जाए कि जो मिलिट्री की इनपुट है इन मैटर्स ऑफ नेशनल सिक्योरिटी, तो उनमें भी वो मिलिट्री की इनपुट को वो कंसीडर ना करे। तो ये जो बैलेंस है ना इसको मेंटेन करना जो है ना वो बड़ा जरूरी है। और हम आगे फ्यूचर में भी ये जितना भी आगे मैंने लेक्चर डिजाइन किया उसमें हम इस बैलेंस की ही बात करेंगे, इस बैलेंस को ही देखेंगे कि ये बैलेंस अचीव कैसे किया जा सकता है, ये क्यों नहीं अचीव हो रहा पाकिस्तान में। ये सारा कुछ जो है ना
अभी पाकिस्तान में आपको पता है कि जो बैलेंस है वो किस साइड पे है, वो इम्बैलेंस है, वो मिलिट्री की साइड पे टिल्टेड है। ठीक है, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ज्यादा पावर रखती है, ज्यादा इन्फ्लुएंस रखती है एज कंपेयर टू सिविलियन गवर्नमेंट। तो इस चीज को हमने आज के सारे ना उसमें स्टडी करना है। अच्छा, आप एक जर्नल सा पैटर्न देख लेते हैं। पोस्ट कॉलोनियल स्टेट्स जो है, वो कंट्रीज जो पहले कॉलोनीज थी, फॉर्मर कॉलोनीज थी, और उसके बाद उनमें क्या हुआ कि उन्होंने जो कॉलोनियल पावर्स थी आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2, जब डीकोलोनाइजेशन हुई तो उन्होंने इंडिपेंडेंस हासिल की। जैसे पाकिस्तान, इंडिया, अच्छा ये म्यांमार, अफ्रीकन नेशन है काफी ज्यादा। ठीक है, ये क्या है, ये सारी पोस्ट कॉलोनियल स्टेट्स। इनमें जो सिविल मिलिट्री रिलेशन है ना, उसकी एक करेक्टरिस्टिक है। वो क्या है कि 28 कंट्रीज जो है ना, वो बनाई गई थी बिटवीन 1917 एंड 1955। ठीक है, 28 मुल्क बने थे जो आजाद हुए थे। उनमें से 13 कंट्रीज में, 13 ममालिक में किसी न किसी टाइम पे मिलिट्री कू आ चुकी है, और ना, और जो सिविल मिलिट्री इम्बैलेंस है ना वो एग्जिस्ट करता है। ठीक है, ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन है कि जो पोस्ट कॉलोनियल स्टेट्स हैं उनमें क्या है कि उनमें जो मिलिट्री है उसका रोल काफी ज्यादा है एज कंपेयर टू ऐसी स्टेट्स जिनमें कोई कॉलोनियलिज्म, पोस्ट कोई रूल की हिस्ट्री नहीं है। ठीक है, तो इसको, इसमें एक एक्सेप्शन है। कौन सी एक्सेप्शन है, किसी को पता है कि कौन सी ऐसी पोस्ट कॉलोनियल स्टेट है जिसमें कभी भी मिलिट्री कू नहीं आया, जिसमें कभी भी मिलिट्री ने टेक ओवर नहीं किया? बड़ी फेमस एग्जांपल है, बिल्कुल आपकी नजरों के सामने है। एनी गेसेस? यस, करेक्ट, इंडिया। इंडिया में ऐसा कभी नहीं हुआ, तो वो भी हम आगे देखेंगे कि इंडिया में ऐसा क्यों नहीं है। ठीक है। अच्छा, ऐसी जो कंट्रीज है ना, उनमें आपको कुछ करेक्टरिस्टिक्स मिलेंगी। ये सारी करेक्टरिस्टिक आपने पाकिस्तान के लेंस में पढ़नी है, पाकिस्तान में आपको नजर आएगा। इनमें क्या है कि जो सिविल इंस्टीट्यूशन है ना वो बहुत ज्यादा वीक होते हैं। ठीक है, जैसे पाकिस्तान में सिविलियन इंस्टीट्यूशन सच एज पार्लियामेंट, सच एज जुडिशरी, ये वीक है एज कंपेयर टू मिलिट्री। ठीक है, मिलिट्री ज्यादा स्ट्रोंग होती है। अच्छा, अब इसमें क्या है कि मिलिट्री स्ट्रांग होती है, मिलिट्री इज द स्ट्रॉन्गेस्ट इंस्टीट्यूशन। और वो क्यों स्ट्रांग होती है, इसका भी तो रीजन है ना। क्योंकि जो कॉलोनियल पावर्स होती है ना, जो फॉर एग्जांपल हम पे इंग्लैंड ने रूल किया है। इंग्लैंड एक बाहर का बनता था, मतलब कि फॉरेन एंटिटी थी। अगर उसने पाकिस्तान पर रूल करना है तो उसको क्या चाहिए, उसको स्ट्रॉन्ग किस्म की मिलिट्री चाहिए उसको। ऐसे लोग चाहिए जो किसी भी रिबेलियन को, जो किसी भी इंसर्जेंसी को, किसी भी एनार्की को सप्रेस कर सके। ठीक है, स्ट्रोंगली सप्रेस कर सके। तो वो क्या करते थे कि वो जो अपनी मिलिट्रीज है ना उनको बहुत ज्यादा स्ट्रोंग रखते थे। वो मिलिट्री को पैसा भी देते थे, ट्रेनिंग भी देते थे, तो उनकी मिलिट्री बहुत ज्यादा स्ट्रोंग हो जाती है। ठीक है, कॉलोनियल स्टेट्स की। तो जैसे आपने जलियांवाला बाग का इंसिडेंट सुना होगा, उसमें बहुत ब्रूटल क्रैकडाउन किया मिलिट्री ने। आगे जो जैसे गांधी पे क्रैकडाउन हुए, नेहरू पे हुए, कायद पे हुए, मुस्लिम लीग पे हुए, वो सारे क्या किया, इंडियन रॉयल मिलिट्री जो थी, जो ब्रिटिश के अंडर थी, उन्होंने किया। तो ये जो है ना मिलिट्री, वो कॉलोनियल पावर्स के लिए बहुत जरूरी है कि वो मिलिट्री को बड़ा स्ट्रॉन्ग रखें, तब ही वो इफेक्टिवली अपना जो कॉलोनियल रूल है उसको एस्टेब्लिश कर सकते हैं। तो इसका कॉन्सिक्वेंस क्या होता है कि जब पोस्ट कॉलोनियल एरा आया, जब जो कॉलोनियल पावर्स थी उन्होंने जो ममालिक हैं वो छोड़ दिए, तो मिलिट्री एक इंस्टीट्यूशन एक ऐसा रहेगा जो स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन था, जिसको डेवलप किया गया था। इसको हम आगे भी पढ़ेंगे। लेकिन ये एक ना ये एक पोस्ट कॉलोनियल एरा में ये भी है। अच्छा, इसमें अब ऐसे ममालिक में मिलिट्री जो होती है ना, दैट इज डीम्ड एज अ लेजिटिमेट प्रेशर ग्रुप। मिलिट्री को एक सब्सटेंशियल स्टैंडिंग हासिल होती है सोसाइटी में, पॉलिटिक्स में, और उसका जो प्रेशर है ना वो एक कंसिडर किया जाता है। वैसे तो जनरली अगर डेमोक्रेसीज में देखा जाए तो प्रेशर ग्रुप्स किस कौन कौन से होते हैं, एक आपकी पब्लिक आ जाती है, मीडिया आ जाता है, इस तरह के जो स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेटिक नेशंस हैं उनमें ये प्रेशर ग्रुप्स एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन जैसे अब जो ऐसी स्टेट्स होती हैं उनमें मिलिट्री भी क्या करती है, मिलिट्री भी एक स्ट्रॉन्ग किस्म का प्रेशर ग्रुप होती है, और ये सब्सटेंशियल स्वे रखती है, सब्सटेंशियल सेइंग रखती है किसी भी मुल्क की जो इकोनॉमिक पॉलिसी हो, बेशक पॉलिटिकल पॉलिसी हो, किसी भी किस्म की पॉलिसी में ये एक सब्सटेंशियल अपना ना एक इनपुट देती है।
ऐसे ममालिक में। और इसमें जो होता है ना, जो सपोर्ट होती है, मिलिट्री को अपने लिए सपोर्ट चाहिए होती है अगर, तो वो क्या करती है कि वो नेशनल वैल्यूज को इन्वोक करती है। वो जो रिलीजियस वैल्यूज हैं या आइडियोलॉजिकल वैल्यूज हैं, उनको इन्वोक करके मिलिट्री पब्लिक से सपोर्ट हासिल करती है। ठीक है। तो जैसे कि पाकिस्तान की अगर एग्जांपल देखें तो मिलिट्री इज आल्सो, मिलिट्री को कहा जाता है कि इट इज आल्सो द डिफेंडर ऑफ द आइडियोलॉजिकल बाउंड्रीज ऑफ पाकिस्तान एज वेल एज फिजिकल बाउंड्रीज। ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये हमारी आइडियोलॉजिकल जो हमारे पैराडाइम्स है, आइडियोलॉजिकल जो हमारी वो जो है चीजें हैं, उनको इन्वोक करके जो स्पोर्ट है वो हासिल कर रही है। तो ये एक जनरल सा पैटर्न है जो पोस्ट कॉलोनियल स्टेट्स जितनी भी है ना, उनमें ये आपको नजर आता है। ये इसको हम आगे चल के पाकिस्तान के भी देखेंगे, लेकिन उससे पहले ना हमें कुछ थ्योरेटिकल चीजें पढ़नी पड़ेंगी। ये थ्योरेटिकल चीजें कुछ आपको मुश्किल थोड़ी सी शायद लगें, कुछ इसमें जो जार्गन है वो थोड़ा सा शायद मुश्किल लगे, लेकिन वो बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर आपने पेपर में अपने आप को डिफ्रेंशिएट करना है, तो आपको ना इस तरह की चीजों को, इस तरह के वर्ड्स को यूज करना पड़ेगा। ये नॉर्मल बुक्स में नहीं आपको मिलेंगे। ये मैंने काफी रिसर्च पेपर्स पढ़ पढ़ के ये मैंने सारा मटेरियल वगैरह इकट्ठा किया हुआ है। तो आपको ना अगर जो अपने आप को डिफरेंशिएटिंग फैक्टर लेके आना है, तो थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क को ना अच्छे से समझना पड़ेगा। तो एक एक करके ये चार पांच इसमें चीजें हैं, उनको हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि एक जो मिलिट्री माइंड होता है ना, उसकी वर्किंग क्या है, वो मिलिट्री माइंड सोचता किस तरीके से, ये जानना क्यों जरूरी है। क्योंकि जब हम देख लेंगे ना कि मिलिट्री माइंड किस तरीके से सोचता है, तो हम मिलिट्री एज एन इंस्टीट्यूशन को भी, एज अ इदारा, उसको भी हम समझ सकते हैं कि इसकी थिंकिंग क्या है और उसके पीछे वजह क्या है। ये भी समझना जरूरी है। क्योंकि हमेशा लाजमी ये नहीं होता कि मिलिट्री हर मामले में गलत है। वो एक खास पॉइंट ऑफ व्यू से देख रही होती है, एक खास पैराडाइम में चीजों को रख के देख रही होती है। उनका सोचने का अपना एक नजरिया होता है, अपने उनके सर्टेन पैरामीटर्स होते हैं। तो उनको समझना बड़ा जरूरी है अगर हमने डीप जाके सिविल मिलिट्री रिलेशंस को समझना है। तो जो है ना, हमें दो चीजों को समझना पड़ेगा, हाउ द मिलिट्री माइंडसेट परसीव्स ह्यूमन नेचर और पावर। हमने पॉलिटिकल साइंस में पढ़ा था ना, जो आपने कॉन्ट्रेक्चुअल फिलोसफर्स पढ़े थे, जॉन लॉक, जे जे रसो और थॉमस हॉब्स। इन सारों की ह्यूमन नेचर की अपनी इंटरप्रिटेशन है। ठीक है। वो हर वो अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं कि किस तरीके से ह्यूमन नेचर कैसी है। फॉर एग्जाम्पल जो लॉक है वो गुड नेचर मैन की बात करता है, जबकि हॉब जो है वो कहता है कि मैन इनहेरेंटली खराब है, मैन इनहेरेंटली मिस्चीवियस है। ठीक है। तो जो मिलिट्री है ना, मिलिट्री, आप देखें ना, जो थॉमस हॉब्स था वो भी क्या करता था, वो भी एक एक आयरन रूल की, सख्त किस्म के रूल की, एक मोनार्की की बात करता था जिसमें एक बंदा पावर में हो। क्यों? क्योंकि वो अगर एक बंदा पावर में होगा तब ही वो अनार्की को सप्रेस कर सकेगा। आपने ये पॉलिटिकल साइंस में पढ़ा है ना। तो आर यू विद मी? आपको समझ लग रही है? कोई यहां तक समझ लगी है? कोई क्वेश्चन है तो बता दें, मुझे चैट में बता दें। ओके। अच्छा, सिमिलरली जो मिलिट्री का माइंडसेट है ना, वो भी क्या करता है कि मिलिट्री माइंडसेट अंडरस्कोर्स दैट मैन इज वीक, इवल, इरेशनल। ठीक है। और ह्यूमन नेचर जो है ना, इट हैज इनहेरेंट ग्रीड एंड पावर हंग्री एटीट्यूड। ये मिलिट्री माइंडसेट परसीव करेगा। और ये क्यों करेगा? बिकॉज मिलिट्री ने हमेशा सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से सोचना होता है। मिलिट्री के जो एक पर्सनल है, उसने क्या एक हर जो एक ऑपोजिट ओपोनेंट है उसको एक पोटेंशियल थ्रेट के तौर पे देखना है कि क्या ये मेरे मुल्क को या मेरी जो लैंड है उसको नुकसान पहुंचा सकता है। उसने तो उस नजरिए से उसको एनालाइज करना है। उस नजरिए से उसको एनालाइज करने के लिए उसको ये प्रोज्यूम करना पड़ेगा नेचुरली कि ये बंदा ग्रीडी है, ये पावर हंग्री है और ये हमला कर सकता है। मिलिट्री क्या करती है कि हमेशा तैयार रहती है दुश्मन के अटैक के लिए। वो क्यों रहती है? क्योंकि वो अज्यूम करके बैठे होते हैं कि ये अटैक कर सकते हैं। ठीक है। तो मिलिट्री माइंडसेट नेचुरली, जब भी कोई बंदा मिलिट्री में जाएगा तो उसका माइंडसेट ऐसा हो ही जाएगा। इट इज नॉट समथिंग कि ये सही गलत की बात नहीं है, ये जस्ट एक वर्किंग ऑफ द माइंड की बात की जा रही है। और इसी से एक बात आगे निकलती है कि पावर किस तरह परसीव करता है मिलिट्री माइंड। मिलिट्री माइंड हमेशा जो पावर है उसको परसीव करेगा इन टर्म्स ऑफ मिलिट्री प्रोवेस। जिस मुल्क के पास जितने ज्यादा टैंक होंगे, जितनी ज्यादा उसके पास
हेलीकॉप्टर्स होंगे, जितने अच्छे फाइटर जेट्स होंगे, उतना ज्यादा वो पावरफुल मुल्क है। मतलब कि वो जो आपने रियल पॉलिटिक्स सुना होगा या रियलिज्म का कॉन्सेप्ट आपने अगर पढ़ा है या उसको पॉलिटिकल साइंस में देखा है, तो मिलिट्री माइंडसेट हमेशा रियलिज्म के सेंस में रियल पॉलिटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हर चीज को देखेगा। इसका मतलब है कि जो सॉफ्ट पावर है, जिसकी अक्सर बात की जाती है डेमोक्रेसी में, सॉफ्ट पावर का आपने वर्ड काफी दफा सुना होगा, वो मिलिट्री के नजदीक या तो उसका कॉन्सेप्ट होता ही नहीं है, या होता भी है तो वो बड़ा नीचे होता है प्रायोरिटी में। देयर कैन नॉट बी अ सॉफ्ट पावर विदाउट हैविंग अ सब्सटेंशियल हार्ड पावर, ठीक है। तो आपने अगर अपने मुल्क की सिक्योरिटी बढ़ानी है, आपने अगर आप मुल्क की सिक्योरिटी मैक्सिमाइजेशन रिक्वायर्ड है आपको, सो व्हाट विल यू नीड? यू विल नीड पावर मैक्सिमाइजेशन। एंड व्हाट इज पावर मैक्सिमाइजेशन? पावर मैक्सिमाइजेशन इज द इन्हेंसमेंट ऑफ मिलिट्री प्रोवेस, ठीक है। तो मिलिट्री माइंडसेट जो है ना, वो हमेशा इस नजरिए से चीजों को देखेगा और इस नेचर से परसीव करेगा। अब हम जब आगे चलेंगे तो हम इसको देखेंगे कि ये चीजें ये जो थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क है, ये मिलिट्री माइंडसेट है, ये पाकिस्तान में किस तरीके से मैनिफेस्ट कर रहा है और इसकी वजह से क्या क्या प्रॉब्लम्स जो हैं वो अराइज हो रही हैं, ठीक है। इसके बाद एक दो और पॉइंट्स भी हैं कि मिलिट्री माइंडसेट क्या, जो मिलिट्री एज अ जनरल है, वो हमेशा सोसाइटी को प्रेफर करेगी ओवर इंडिविजुअल्स, ठीक है। मतलब कि एक इंडिविजुअल को सेक्रीफाइस किया जा सकता है फॉर द ग्रेटर गुड ऑफ द सोसाइटी, या एक सोसाइटी की जो बेनिफिट्स हैं दे ऑलवेज ट्रम्प बेनिफिट या इंटरेस्ट ऑफ एन इंडिविजुअल, ठीक है। अंडरस्टैंड? ये आपको बात समझ लगी है? चले, ठीक हो गया, ओके। अच्छा, आगे चलते हैं। तो और ये क्या करते हैं कि मिलिट्री में एक स्ट्रॉन्ग प्रेफरेंस टू ऑर्डर हायरार्की होती है, बिकॉज मिलिट्री की वर्किंग ऐसी है कि जब तक एक हायरार्की नहीं होगी, एक चेन ऑफ कमांड नहीं होगी, तब तक मिलिट्री क्या, कोई भी इंस्टीट्यूशन जो है वो सरवाइव नहीं कर सकता। तो इसमें भी मिलिट्री एक ना हायरार्की को, एक ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर को हमेशा प्रेफर करती है, ठीक है। और मिलिट्री का एक और भी नजरिया है, मिलिट्री एज एन इंस्टीट्यूशन ये नजरिया रखता है इन मोस्ट ऑफ द स्टेट्स कि मिलिट्री जो है वो तब तक सिविलियन कंट्रोल में रहती है एज लॉन्ग एज नेशनल इंटेग्रिटी एंड कोर वैल्यूज आर नॉट थ्रेटन्ड। जब तक उनको कोई खतरा नहीं है तब तक तो सिविलियन कंट्रोल रहना चाहिए। अब अगर किसी कंट्री के अंदर दुश्मन फौज घुस आई है, तब सिविलियन कंट्रोल रखने का क्या फायदा? ठीक है, बात कुछ सेंस भी बनाती है कि अगर बिल्कुल हर जगह एनार्की ही फैल गई है, फिर सिविलियन ने क्या, फिर तो बूट आएगा, गन आएगी, और वो ही क्या करेगी, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करेगी, वो ही सोसाइटी में ऑर्डर और हायरार्की लेके आएगी, ठीक है। तो ये कुछ ना मिलिट्री की वर्किंग है, मिलिट्री एज एन इंस्टीट्यूशन की वर्किंग है कि वो किस तरीके से काम करता है। अच्छा, इसी की ना अब हम देखते हैं एक और आगे, एक और कॉन्सेप्ट है पैटर्न्स ऑफ सिविल मिलिट्री रिलेशन क्या है। इससे मेरा मतलब, इससे क्या मतलब है कि डिफरेंट कंट्रीज है, उसमें डिफरेंट किस्म की मिलिट्री आइडियोलॉजीज पाई जाती हैं। कोई कंट्री जो है वो प्रो मिलिट्री होती है, ठीक है, जैसे पाकिस्तान है, ठीक है। कोई कंट्री है जो एंटी मिलिट्री जिसकी नेशन है, फॉर एग्जांपल यूएसए की बात कर लें, ठीक है। तो कोई कंट्री है जिसमें मिलिट्री प्रोफेशनलिज्म बहुत ज्यादा हाई होती है, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान, फॉर एग्जांपल यूएसए। लेकिन अगर कोई आप अफ्रीकन नेशन उठा लेंगे, तो उसमें क्या है कि मिलिट्री प्रोफेशनलिज्म जो है ना, वो बहुत ज्यादा लो होगी, इतनी ज्यादा उनकी प्रोफेशनल मिलिट्री नहीं होगी। तो इन बेसिस पे पाकि जो है ना, जो सिविल मिलिट्री रिलेशन है उनको पांच चीजों में ना डिवाइड किया जा सकता है, पांच एस्पेक्ट्स में उनको डिवाइड किया जा सकता है। सबसे पहला ये है कि ऐसे ममालिक जिसमें मिलिट्री की जो प्रोफेशनलिज्म है वो बड़ी लो है, मतलब कि प्रोफेशनल मिलिट्री उनकी नहीं है, इतनी ज्यादा ऑर्गेनाइज नहीं है, इतनी ज्यादा उनके पास बैटल हार्डन्ड मिलिट्री नहीं है, इतना ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, ठीक है। बट वो क्या करती है कि वो पॉलिटिकल पावर उसके पास काफी ज्यादा है, वो काफी ज्यादा जो नेशनल डिस्कोर्स है, नेशनल पॉलिसी है, उसमें काफी ज्यादा वो क्या करती है, इन्फ्लुएंस रखती है। ऐसी मिलिट्री आपको किधर नजर आती है? बैकवर्ड कंट्रीज में काफी ज्यादा नजर आती है, जहाँ पे मिलिट्री का रोल काफी ज्यादा होता है नेशन के अंदर, लेकिन वो इतनी ज्यादा प्रोफेशनल नहीं होती। अफ्रीकन नेशंस में आपको नजर आएगा। और ऐसी नेशंस जो मॉडर्न नेशंस है, लेकिन उनमें क्या है कि एक अचानक से खतरा आ जाता है। तो अब अगर मॉडर्न नेशन है जिसने पिछले 100 साल से 150 ईयर से कोई जंग नहीं लड़ी,
तो नेचुरली इसकी जो मिलिट्री है वो उतनी ज्यादा प्रोफेशनल नहीं रही होगी, उतनी ज्यादा अप टू डेट नहीं होगी, ठीक है, सॉफ्ट टाइम्स की वजह से। तो लेकिन जैसे ही कोई सडन इमरजेंस ऑफ थ्रेट होगी, तो वो उसकी जो पॉलिटिकल पावर है ना मिलिट्री की, वो बहुत जल्दी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि सिविलियंस बहुत जल्दी मिलिट्री को इनवाइट करेंगे कि आप आए और मुल्क को संभालें। बिकॉज उन्होंने कभी इस तरीके का ना, मॉडर्न नेशन है ना, उन्होंने कभी इस तरीके के थ्रेट को डील नहीं किया, तो मिलिट्री मिलिट्री का जो इन्फ्लुएंस है ना वो बहुत जल्दी बढ़ जाएगा। ठीक है। आगे एक इस तरह की नेशंस आ जाती हैं जिनमें एंटी मिलिट्री आइडियोलॉजी है। एंटी मिलिट्री आइडियोलॉजी का क्या मतलब है, कि जिसमें आर्मी से जर्नली आर्मी को पसंद नहीं किया जाता, और साथ साथ मिलिट्री भी क्या है कि उसमें प्रोफेशनलिज्म बड़ी कम है, और उनमें क्या है, पॉलिटिकल पावर भी बड़ी कम है। ठीक है। एंटी मिलिट्री आइडियोलॉजी विद लो मिलिट्री प्रोफेशनलिज्म एंड लो पॉलिटिकल पावर। ऐसी कंट्रीज आपको किधर मिलेंगी, डिक्टेटरशिप्स, जो सिविलियन डिक्टेटरशिप्स होती हैं, सच एज हिटलर जो था, वर्ल्ड वॉर 2 जर्मनी। हिटलर हिटलर जो था वो क्या कर रहा था, वो उसमें जनरली जो है वो नाजी पार्टी जो थी वो मिलिट्री पर ओवरसाइड कर रही थी। तो वो जो जनरली लोग थे वो नाजी पार्टी को अलाइन कर रहे थे, ना कि मिलिट्री को। तो उनकी जो आइडियोलॉजी को हम क्लासिफाई कर सकते हैं कि वो एंटी मिलिट्री आइडियोलॉजी थी। और जर्मन आर्मी उससे पहले, जब उनकी मिलिटराइजेशन स्टार्ट नहीं हुई थी, उससे पहले उनकी प्रोफेशनलिज्म भी काफी ज्यादा कम थी। और जब नाजी पार्टी का रूल था, तब उसका क्या है कि ये पॉलिटिकल पावर भी उनकी काफी ज्यादा कम थी। तो ये जनरल सी क्लासिफिकेशन है, इसको बस आप देख लें थोड़ा सा, ताकि कभी यूज करनी पड़ जाती है पेपर में तो आपको ये याद हो। थर्ड है एंटी मिलिट्री आइडियोलॉजी विद हाई मिलिट्री प्रोफेशनलिज्म एंड लो पॉलिटिकल पावर। इसमें एग्जांपल क्या है, यूएस की है, कि प्रोफेशनल मिलिट्री है, और जो यूएस नेशन है वो जनरली एंटी मिलिट्री ही है, और मिलिट्री पावर भी उसमें क्या है, लो है, यूएसए की है। फोर्थ जो है वो ये है कि प्रो मिलिट्री आइडियोलॉजी। प्रो मिलिट्री कौम जनरली मिलिट्री को पसंद करती है, और मिलिट्री भी प्रोफेशनल है, और मिलिट्री पॉलिटिकल पावर भी बड़ी अच्छी रखती है। ये ऐसी नेशंस कौन सी है, इसराइल, पाकिस्तान, हम इनको इसमें क्लासिफाई कर सकते हैं। और फिफ्थ है कि जिसमें मिलिट्री आइडियोलॉजी भी प्रो है, और प्रोफेशनलिज्म भी हाई है मिलिट्री का, बट पॉलिटिकल पावर जो है ना वो लो है। ग्रेट ब्रिटेन में आ जाता है, वर्ल्ड वॉर, खासतौर पे वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, जहाँ मैंने 2 लिखना था, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ग्रेट ब्रिटेन। अच्छा, अब ये मेरा बताने का मकसद क्या है, यूएसए में लो पॉलिटिकल पावर इस तरीके से है कि जो पॉलिसी मेकिंग है, जो डिफेंस पॉलिसी मेकिंग है, वो कांग्रेस जनरली कर रही होती है। उसमें पॉलिटिकल जो मिलिट्री इंसाइट है उसको केटर तो किया जाता है, लेकिन उस लेवल का नहीं किया जाता जिस लेवल का पाकिस्तान में। जैसे पाकिस्तान में तो सारी जो सिक्योरिटी पॉलिसी है वो जनरली मिलिट्री ही डिसाइड कर रही होती है, जबकि यूएसए में ऐसा नहीं है, सिविलियन ओवरसाइट काफी ज्यादा है उसमें। अच्छा, ये सारा कुछ बताने के पीछे ना एक मकसद था। पाकिस्तान जो है ना, पाकिस्तान इस वक्त नंबर 4 पे लाई करता है, मतलब हमारी प्रो मिलिट्री आइडियोलॉजी है, और पॉलिटिकल पावर मिलिट्री के पास क्या है, बड़ी हाई है। लेकिन अब कुछ अरसे से जो हमारी मिलिट्री आइडियोलॉजी है वो किधर को शिफ्ट होती जा रही है, वो एंटी मिलिट्री होती जा रही है। एंटी मिलिट्री सेंटिमेंट जो है वो पब्लिक में ऑन द राइज है। ठीक है। ड्यू टू मल्टीपल फैक्टर्स जो हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है। एज कम्पेयर टू 2020, अगर हम 2019 की बात करें, तो आज जो एंटी मिलिट्री आइडियोलॉजी है वो बहुत ज्यादा राइज पे है। लेकिन मिलिट्री की जो पावर है ना वो अभी भी पॉलिटिकल पावर हाई है। तो ये एक अनस्टेबल सी सिचुएशन है। ठीक है। ये विद एंटी मिलिट्री आइडियोलॉजी के साथ हाई पॉलिटिकल पावर एग्जिस्ट नहीं करती, या करती भी है तो लंबा अरसा नहीं रहेगी। या पाकिस्तान फिर क्या करेगा, पाकिस्तान या फिर इधर को जाएगा, लो पॉलिटिकल पावर की तरफ जाएगा विद एंटी मिलिट्री आइडियोलॉजी, या लो पॉलिटिकल पावर विद प्रो मिलिट्री आइडियोलॉजी। अब ये डेकेड्स, कमिंग डेकेड्स ही बताएंगी कि पाकिस्तान किस तरफ को मूव करता है। क्या मिलिट्री की जो आइडियोलॉजी है वो एंटी मिलिट्री होती है जैसे यूएसए में है, या प्रो मिलिट्री ही रहती है और पॉलिटिकल पावर कम होती है जैसे ग्रेट ब्रिटेन में। ये सारा कुछ बताने के पीछे ये मकसद था कि पाकिस्तान की ट्रेजेक्ट्री जो है वो आपको समझ आ जाए कि वो अब किस साइड को मूव करने वाला है, और ये वक्त ही बताएगा कि ये किस तरफ को जाता है इन दोनों में से। अंडरस्टैंड, समझ लगी? कोई क्वेश्चन तो नहीं है इसमें? चलें ठीक है, ये दो को समझ लग रही है, बाकियों को नहीं लग रही। चलें। अच्छा, इसमें एक और थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, परसेप्शन ऑफ मिलिट्री इन वीक स्टेट्स। नहीं, एंटी मिलिट्री आइडियोलॉजी से मिलिट्री पावर कम नहीं हो जाती,
पॉलिटिकल पावर कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि अवाम में अगर एंटी मिलिट्री आइडियोलॉजी रहेगी तो नेचुरली जब जो मिलिट्री है वो किसकी बेस पे रूल कर रही होती है या किसकी बेस पे मिलिट्री खड़ी होती है, अवाम की बेस पे, पब्लिक की बेस पे। ठीक है, अगर पब्लिक ही खिलाफ हो जाएगी तो फिर जो पॉलिटिकल पावर है वो नेचुरली, ये एक वो कोई इसमें कोई कॉम्प्लेक्स बात नहीं है कि अगर कोई पब्लिक किसी चीज के खिलाफ है और वो चीज लंबे अरसे तक सरवाइव कर जाए, तो नेचुरली कुछ ना कुछ टाइम बाद किसी ना किसी सूरत में मिलिट्री को किसी ना किसी फॉर्म में पावर को सीड करना ही पड़ेगा। ठीक है, अब ये टाइम बताएगा कि ये किस किस तरफ को हम मूव करते हैं। अच्छा, ये परसेप्शन ऑफ मिलिट्री इन वीक स्टेट्स भी मैंने ऊपर भी थोड़ा सा डिस्कस किया था। अफगानिस्तान में कोई अभी फॉर्मल मिलिट्री तो अब आई है ना, उससे पहले तो एक वो जो मिलिट्री थी वो अ, जो थी वो तो अब खत्म हो गई, अब तालिबान की है। तो वो कुछ प्रो मिलिट्री ही है, तालिबान की काफी ज्यादा पब्लिक सपोर्ट है और प्रोफेशनलिज्म उनकी लो है, तो पॉलिटिकल पावर काफी ज्यादा हाई है उनकी। तो इसको आप देख लें वो किस कैटेगरी में लाई करेगा। इसके अलावा भी कोई सिस्टम इमर्ज कर सकता है पाकिस्तान में? अच्छा, सर के एंटी मिलिट्री आइडियोलॉजी से मिलिट्री की पावर कम हो जाती है? मिलिट्री की पावर नहीं कम होती, पॉलिटिकल पावर की बात की जा रही है। ठीक है। अच्छा, आगे पूछा है कि सर एंटी मिलिट्री आइडियोलॉजी से मिलिट्री और पावर के, जी बिल्कुल, पावर पे भी फर्क आता है, मोरल पे भी फर्क आता है ना। तो इसके अलावा क्या सिस्टम इमर्ज करेगा वो तो देखने की बात है कि हम नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं कि नंबर 5 की तरफ। और सर पाक में जो एंटी मिलिट्री आइडियोलॉजी है फिर हाई पॉलिटिकल पावर कैसे है? यही तो मैं कह रहा हूँ कि ये अनस्टेबल सा रिलेशन है, ये ज्यादा देर चलेगा नहीं। ये हम इसकी वजह से लो पॉलिटिकल पावर आएगी ही आएगी अगर हम एंटी मिलिट्री आइडियोलॉजी में ही रहते हैं। या तो कि हम एंटी मिलिट्री आइडियोलॉजी जो राइज पे है उसको हम कम करके दोबारा से प्रो प्रो मिलिट्री हो जाए, तो फिर तो ठीक है कि ये एक स्टेबल सा चीज है। लेकिन अगर एंटी मिलिट्री आइडियोलॉजी इसी तरीके से बढ़ती रही और फिर इवेंचुअली ये एक अनस्टेबल रिलेशन मेंटेन हो जाएगा और उसके बाद जो है ना वो हम उसको ना हमें चेंज करना पड़ेगा। जी बिल्कुल, मैक्सिमम बेनिफिट फॉर मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल, काइंड ऑफ इट इज बेस्ड अपॉन यूटिलिटेरियनिज्म, कि जो सोसाइटी है जो ग्रेटर गुड है उसको देखा जाता है और इंडिविजुअल गुड को जो है ना, इंडिविजुअल की हैप्पीनेस को उसको उतना ज्यादा कंसीडर नहीं किया जाता। ये चीज जो कोलेटरल डैमेजेस होती हैं उसमें भी देखा जाता है, ये यूटिलिटेरियनिज्म का ही कॉन्सेप्ट किसी न किसी फॉर्म में आ जाता है। खैर, अच्छा चले आगे चलते हैं। परसेप्शन ऑफ मिलिट्री इन वीक स्टेट्स, ऊपर थोड़ा सा बताया मैंने कि वीक स्टेट्स में क्या होता है कि जो सोर्सेज होते हैं ना उनकी स्कार्सिटी होती है और जो मिडिल क्लास है ना वो इतनी ज्यादा एग्जिस्ट नहीं करती। ठीक है, जब मिडिल क्लास नहीं होगी, सोर्सेज भी नहीं होंगे और एंटरप्रेन्योरल स्किल्स भी नहीं होगी, तो इसका है कि जो सोल्जर हैं, जो मिलिट्री है, उसको क्या देखा जाएगा, उसको एज एन एजेंट ऑफ सोशल पॉलिटिकल इकोनॉमिक चेंज देखा जाएगा, जैसे आजकल पाकिस्तान में देखा जाता है। ठीक है, पाकिस्तान में अगर आपने कोई इकोनॉमी को चेंज करने की बात करनी है तो मिलिट्री का रोल इसके अंदर डिस्कस किया जाएगा। सोशल आपने कोई चेंज लेके आनी है तो उसमें मिलिट्री को डिस्कस किया जाएगा। तो पाकिस्तान क्या देखता है कि पाकिस्तान मिलिट्री को एक मॉडर्नाइजिंग फोर्स के तौर पे देखता है, एक प्रोग्रेसिव फोर्स के तौर पे देखता है। ये सारे वीक स्टेट्स देखते हैं, जैसे मुशर्रफ के दौर में मॉडर्नाइजिंग हुई, ठीक है, प्रोग्रेसिव हुआ। अयूब खान के दौर पे क्या हुआ कि हमारी इकोनॉमी ने प्रोग्रेस की। ठीक है, तो ये एक मिलिट्री को हमेशा वीक स्टेट में मिलिट्री को कंसीडर किया जाता है कि ये एक मॉडर्नाइजिंग और प्रोग्रेसिव फोर्स है। जबकि जो एक स्ट्रॉन्ग स्टेट होगी उसमें मिडिल क्लास, सिविलियन लेड मिडिल क्लास इतनी एग्जिस्ट करेगी कि मिलिट्री को ये काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो दिस इज पर्टिकुलरली रेलिवेंट इन केस ऑफ पाकिस्तान। ठीक है। अच्छा, अब ये कुछ थ्योरीज हैं, ये वर्ड्स आपने सुने होंगे काफी जगह और ये अपने पेपर में भी यूज करने हैं। दो तीन वर्ड्स हैं, दो तीन थ्योरीज हैं, उनको देख लें। एक पहला है कि प्राइटोरियनिज्म। ठीक है, प्राइटोरियनिज्म, इट वाज इंट्रोड्यूस बाय सैमुअल फाइनर। और इसमें क्या है, प्राइटोरियनिज्म क्या है कि जिसमें ऐसी स्टेट जिसमें वीकनेस ऑफ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस की वजह से, सिविलियन इंस्टीट्यूशंस की वजह से मिलिट्री पॉलिटिक्स में डायरेक्ट एक्टर एक बन जाती है, मिलिट्री पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व होना शुरू हो जाती है। ठीक है, और वो मिलिट्री पॉलिटिक्स में आके क्या करती है कि या इनडायरेक्ट रूल करेगी या डायरेक्ट रूल करेगी। ठीक है, या बिहाइंड द सीन्स इन्फ्लुएंस करेगी। तो वो क्या है कि वो उसको हम क्या करेंगे कि ऐसी जो पॉलिटी, ऐसी जो पॉलिटिक्स जिसमें प्राइटोरियनिज्म पाई जाती है उसको हम प्राइटोरियन पॉलिटी कह देंगे। ठीक है, इट इज अ प्राइटोरियन पॉलिटी। पाकिस्तान क्या है आजकल, पाकिस्तान इसमें लाई करता है मेजरली, पाकिस्तान एक प्राइटोरियन स्टेट है
जिसमें मिलिट्री का काफी ज्यादा रोल है इन पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस, इन सिविलियन इंस्टीट्यूशंस। मिलिट्री कभी डायरेक्ट रूल करती है, कभी अगर डायरेक्ट रूल नहीं कर रही तो बिहाइंड द सीन्स वो पॉलिसी को इन्फ्लुएंस कर रही होती है। तो पाकिस्तान ना, अच्छा प्राइटोरियनिज्म, पाकिस्तान को अगर आप देखें, मैं इसको रिपीट कर देता हूँ, इसको आप देखेंगे एक ऐसा स्टेट जिसमें जो इंस्टीट्यूशंस हैं, सिविलियन इंस्टीट्यूशंस हैं, वो वीक है। और उसकी वजह से क्या है, सिविलियन इंस्टीट्यूशंस की वीकनेस की वजह से क्या है कि मिलिट्री का रोल इन पॉलिटिक्स वो बढ़ जाता है। मिलिट्री का रोल इन पॉलिटिक्स जब बढ़ जाएगा तो वो क्या करेगी कि वो डायरेक्टली भी रूल करेगी या इनडायरेक्टली रूल करेगी। जो अगर इनडायरेक्टली रूल कर रही है, जैसे पाकिस्तान में आजकल मिलिट्री का रूल वैसे तो नहीं है, लेकिन हर पॉलिसी में बिहाइंड द सीन्स वो इन्फ्लुएंस जरूर कर रहे होते हैं। ठीक है। तो ऐसी पॉलिटिक्स, ऐसी पॉलिटी, पॉलिटी किसको कहते हैं, पॉलिटिक्स को ही कहते हैं ना। एक अरेंजमेंट ऑफ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस, उनको क्या कहा जाता है, पॉलिटी। ऐसी पॉलिटी जिसमें प्राइटोरियनिज्म हो, उसको क्या कहते हैं कि वो प्राइटोरियन पॉलिटी है। ठीक है। पाकिस्तान क्या है, पाकिस्तान कैन बी क्लासिफाइड एज ए प्राइटोरियन पॉलिटी। आपको अंडरस्टैंड, समझ लगी? चले ठीक है। दूसरा है कि गैरिजन स्टेट। ये भी आपने वर्ड काफी दफा सुना होगा, गैरिजन स्टेट। हिस्ट्री में एक स्टेट गुजरी है, प्रशिया, प्रशिया। इसका नाम सुना होगा आपने, यूरोपियन हिस्ट्री पढ़ी है, या अगर आपने पॉलिटिकल साइंस में भी एक दो दफा इसको सुना होगा। जर्मनी जिससे बना था। ठीक है। प्रशिया को कहा जाता था कि प्रशिया वाज अ गैरिजन स्टेट। ठीक है। गैरिजन स्टेट क्या होती है, प्राइटोरियन पॉलिटी तो है ना, कि जिसमें मिलिट्री का एक लिमिटेड रोल है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वो पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हो रही है। ठीक है। पॉलिटिक्स सिविलियन डोमिनेटेड ही है, लेकिन उसमें जो जो मिलिट्री है वो इन्वॉल्व हो रही है। इसका मतलब है कि पावर जो है वो कुछ ना कुछ सिविलियंस के पास भी है, कुछ ना कुछ। जो निगोशिएटिंग टेबल पे अगर सिविलियंस और मिलिट्री बैठेगी तो कुछ ना कुछ लेवरेज सिविलियंस के पास भी होगा। प्रेटोरियन पॉल मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन गैरिजन स्टेट में क्या होता है कि मिलिट्री बिकम्स द डोमिनेंट इंस्टीट्यूशन इन सोसाइटी। ठीक है। which controls not only defense but also political and economic life। ठीक है। ये एक तरह की टोटलिटेरियन स्टेट बन जाती है जिसमें मिलिट्री हर चीज को कंट्रोल कर रही होती है, लाइफ के हर एस्पेक्ट को कंट्रोल कर रही होती है। ठीक है। ये क्या है कि ये गैरिजन स्टेट इसको कहते हैं। ठीक है। पाकिस्तान को कभी कभी आप देखेंगे कि गैरिजन स्टेट भी कहा जाता है। आप कई आर्टिकल्स में इसको गैरिजन स्टेट भी कहा जाएगा, आप पढ़ेंगे। लेकिन ये थोड़ा सा स्ट्रेच है कि पाकिस्तान जो है ना वो अभी अब मैं आगे बताता हूँ कि समवेयर बिटवीन द दीज टू लाई करता है। कभी गैरिजन स्टेट की तरफ हमारा टिल्ट हो जाता है, कभी प्राइटोरियन पॉलिटी की तरफ जो है ना टिल्ट हो जाता है। हाँ, पेरिफ्रीज में ट्रू है ये बात, पेरिफ्रीज में जो मिलिट्री है ना वो एक बहुत डोमिनेंट इंस्टीट्यूशन है, वो हर चीज को कंट्रोल कर रही होती है। ठीक है। तो ये थ्योरी क्या करती है कि जब, अच्छा ये गैरिजन स्टेट बनती क्यों है, इसको देख लें। जब एक कांस्टेंट थ्रेट होगा बाहर से मुल्क पे। ठीक है। ये जैसे पाकिस्तान भी क्या है कि पेरिफ्रीज की ही एग्जांपल ले लेते हैं कि पेरिफ्रीज में पे एक कांस्टेंट कांस्टेंट थ्रेट है। आजकल अगर हम एक्स फाटा एरियाज को देख लेते हैं, ठीक है, तो उस पे जो टीटीपी है उनका एक कांस्टेंट थ्रेट रहता है। ठीक है। और हाइटेंड सिक्योरिटी थ्रेट रहता है। तो ऐसे में जो है ना, गवर्नेंस हो गई, पॉलिटिकल लाइफ हो गई, इकोनॉमिक लाइफ हो गई, हर चीज में मिलिट्री चाहते हुए या ना चाहते हुए इन्वॉल्व हो ही जाएगी। ठीक है। तो ऐसे क्या होता है कि गैरिजन स्टेट जो है ना वो बन जाएगी। तो गैरिजन स्टेट कैन बी टर्म्ड एज द नेक्स्ट स्टेट टू प्राइटोरियन पॉलिटी। ठीक है। वाई ट्रांजिशनिंग फ्रॉम प्राइटोरियनिज्म टू गैरिजन स्टेट, मिलिट्री के जो डोमिनेंस है ना वो इंस्टीट्यूशनलाइज हो जाती है, मिलिट्री एज एन इंस्टीट्यूशन डोमिनेट करना शुरू कर देती है। अब मेरा ख्याल है क्लास का टाइम एंड हो रहा है, तो इसको नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। अगर कोई क्वेश्चन है तो वो आपने पूछ लेना है। और आई थिंक आज घंटा डेढ़ और लग जाएगा, तो आज इसको ख़त्म करना है इंशाल्लाह। तो अच्छा चले अभी कंटिन्यू करते हैं, क्लास पर एंड होती है। तो मिलिट्री जो है, जो प्राइटोरियनिज्म है, उसमें क्या कि मिलिट्री एज एन इंस्टीट्यूशन इतना ज्यादा रूल नहीं कर रही होती। ठीक है। वो जस्ट एक पॉलिटिक्स में अपनी से रखती है, एक इन्वॉल्वमेंट रखती है मेजोरिटी ऑफ द टाइम। लेकिन गैरिजन स्टेट में क्या है कि मिलिट्री जो है डोमिनेंस जो है वो इंस्टीट्यूशनलाइज हो जाएंगी, ऐसे इदारे बना दिए जाएंगे जिसमें मिलिट्री